चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर की वीडियो। वर्क एनर्जी पावर के सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूले, ट्रिक, ये सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में हम वर्क एनर्जी पावर के पीवाईक्यू करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है वर्क एनर्जी पावर के, देखते हैं। देखो सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर में हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर देखो चलो वर्क का हमारे पास कंसेप्ट कैसे काम करता है उसे देख लेते हैं। वर्क देखिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाई F, जिसकी वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस कर गई यहां पे। तो वर्क का फॉर्मूला आप सब जानते हो, एफ एस कॉस थीटा। जब फोर्स लगने की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन की स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल और सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है अर्ग। एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। अर्ग छोटी यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो जूल है। अगर आपके पास वर्क की बात की जाए तो वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता वर्क। दूसरी बात, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस एक्सप्रेशन को, तो वर्क के ऊपर तो वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि वर्क स्केलर है। एफ डॉट एस आ जाएगा, डॉट एस। कॉस थीटा का मतलब डॉट आता है। यानी अगर मेरे को कभी दे रखा है फोर्स वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं वर्क निकालने वाला हूं एफ डॉट एस करके, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके, आई वाला आई से, जे वाला जे से, तो मेरे पास वर्क आ जाएगा इस तरीके से। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है वो देखो। पहले थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देखो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या होता है। फोर्स इस तरफ है, बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस कर रही है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से कम होता है तो उस समय पॉजिटिव वर्क कहलाता है। यानी 0 से 90 के बीच पॉजिटिव वर्क की कैटेगरी होती है, 0 से 90 के बीच। लेकिन अगर नेगेटिव वर्क की बात की जाए तो जो थीटा होता है वो 90 से 180 का होता है। नेगेटिव वर्क होता है थीटा 90 से 180 का। वहीं अगर बात की जाए तो वर्क डन 0 कब हो सकता है, जब बॉडी पे फोर्स ना लग रही हो, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो या थीटा 90 हो। जैसे कुली वाला केस, कुली अपने सिर पे बोझ रखकर ट्रेवल कर रहा है, वर्क डन उसका 0 आ रहा है क्योंकि ये जो लोड है ये फोर्स लगा रहा है mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल है। दैट मींस वर्क डन बैठ रहा है 0। तो ये पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क डन का कुछ सीन इस तरीके से। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे ये बात है कि एक ये बॉडी है, मैं इसे ऊपर की तरफ धकेलता हुआ ले जा रहा हूं, लेकिन ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ लग रही है, यानी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे और मैं लेकर जा रहा हूं ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा किया गया है क्योंकि मैं ऊपर लेके जा रहा हूं बॉडी को और ग्रेविटी लग रही है नीचे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, मैं ऊपर मूव करा रहा हूं, तो cos 180 हो गया। cos 180 -1 होता है, नेगेटिव वर्क डन आ गया। वहीं अगर आपके पास कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे से नीचे फिसलती हुई आ रही है और मुझसे कोई कह दे कि बॉडी नीचे फिसलती हुई आ रही है, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है, तो मैं बोलूंगा ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, बॉडी भी नीचे आ रही है। फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा इस केस में, तो मैं बोलूंगा बॉडी नीचे आ रही है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट में लगती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन होगा या नेगेटिव। फोर्स ऊपर लग रही है फ्रिक्शन, बॉडी नीचे आ रही है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास वर्क डन का कुछ इस तरीके से आता है कि आपके पास
आई और जे की फॉर्म में इक्वेशन होती है, हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आता है, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन का ग्राफ गिवन होते हैं और आपको वर्क डन निकालना होता है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो और वर्क डन आपसे पूछा जाए, तो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ऊपर है, तो वो पॉजिटिव वर्क होता है, और अगर नीचे है तो वो नेगेटिव वर्क होता है। तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं इस केस में, ट्राइंगल का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, और ट्राइंगल में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, ये आपके पास रिक्वायर्ड वर्क डन आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस का। एक और क्वेश्चन आता है, अगर आपको फोर्स की इक्वेशन दे रखी है किसकी टर्म्स में, अगर फोर्स की इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में दे रखी है, देखिए कुछ इस तरीके से 3s + 4s स्क्वायर, और आपसे वर्क डन पूछा जाए, तो उस समय आपको वर्क डन निकालना है एफ डी एस का इंटीग्रेशन, और लिमिट्स जो क्वेश्चन में गिवन हो वैसी लिमिट्स ले देना। जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में गिवन था कि आपको 2 मीटर से 3 मीटर तक जाना है, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स की जगह लिख दो 3s - 4s स्क्वायर, और ds की जगह आप लिख दो ds, और 2 से 3, तो वर्क डन आपके पास आ गया 3s स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेट कर रहा हूं, -4s³ बाय 3, और लिमिट्स लगा दूंगा मैं 2 से 3, मेरे पास वर्क डन आ जाएगा इस तरीके से। तो यानी एक तो आता आईजे वाले में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, एक आता है ग्राफ, ग्राफ वाले में क्या निकालते हैं, एरिया, एरिया में भी ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा हमारे पास फोर्स की इक्वेशन आती है, किसकी टर्म्स में फोर्स की इक्वेशन आती है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो उसमें क्या करते हैं, एफ डी एस करके इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं जो भी हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन हो, इस तरीके से आता है। अब मैंने पॉजिटिव वर्क भी बता दिया, नेगेटिव वर्क भी बता दिया। जरा सुनिए पावर, पावर हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क अभी आपने पढ़ा एफ एस कॉस थीटा अपॉन टाइम टेकन, तो पावर आ गई अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो पावर आ गई एफ वी कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पावर भी स्केलर होता है, तो पावर के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डॉट। तो पावर कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। पावर पॉजिटिव कब होगी, फिर से वही कहानी, 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच पावर पॉजिटिव होगी। पावर नेगेटिव कब होगी, 90 टू 180। पावर 0 कब होगी, जब थीटा 90 हो, ये आप ध्यान रखिएगा। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट वॉट होती है, वॉट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 वॉट में कितने आपके पास कंसेप्ट जूल पर सेकेंड होते हैं, जस्ट इक्वल होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होते हैं, ठीक है। हॉर्स पावर 746 वॉट, ये भी पावर की यूनिट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी। एनर्जी में आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये एक बॉल है और बॉल की टोटल एनर्जी आप कहीं पे भी निकालो, हर जगह क्या आएगी, सेम। आपने एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है तो हर जगह उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी, सेम, और टोटल एनर्जी सबसे ऊपर क्या आएगी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी में जब भी आप h रखते हैं तो आप देखते हैं वो बॉडी जमीन से कितना ऊपर है। अभी इसे कंटिन्यू करता हूं, एक मिनट देखना, यहां पे आपके पास हाइट थी h और ये था x, तो A पे, B पे और C पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो A पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, जमीन से ऊपर कितनी हाइट है, B पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mg, जमीन से ऊपर कितनी हाइट है, h - x, तो हमारे पास आ जाएगी h - x। C पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि हाइट कितनी है इसकी, 0, तो हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से देखते हैं आप। टोटल एनर्जी अगर यहां पे mgh थी, क्यों mgh थी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 इसलिए हो गई क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इस जगह पे, mgh
तो हर जगह टोटल एनर्जी यहां पे भी कितनी होगी, mgh, यहां पे भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, mgh। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, इसलिए जब भी एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, अगर काइनेटिक घट रही है तो पोटेंशियल बढ़ रही होगी, फिर अगर काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल घट रही होगी, क्योंकि तभी तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तभी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो एक डीएनए जैसा ग्राफ बनता है, बायो के स्टूडेंट हो तुम्हें पता है, डीएनए जैसा ग्राफ बनता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का। ठीक है, अब देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या सीन है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन कभी भी नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। मैं ए से चल रहा हूं और मुझे बी तक जाना है, मैं ए से बी तक चाहे इस रास्ते पे जाऊं, चाहे इस रास्ते पे जाऊं और चाहे इस रास्ते पे जाऊं, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन तीनों पाथ पे सेम होगा, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, ना कि नेचर ऑफ पाथ पे। तो वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वहीं जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे किया गया वर्क डन पाथ पे भी डिपेंड करता है और इनिशियल फाइनल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। आपको कहां से कहां तक जाना है इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, इस बात पे भी डिपेंड करेगा पाथ कैसा है। आपको ए से बी तक जाना है, तो अगर आप इस पाथ पे जा रहे हो तो अलग वर्क हो सकता है और इस पे जा रहे हो तो अलग। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में अगर ए से बी तक पहुंचने के लिए मैंने दो रास्ते चुने हैं, एक रफ है और एक स्लाइटली स्मूथ है, तो वर्क डन ज्यादा मुझे करना पड़ेगा रफ पे, रफ वाले पे वर्क डन 0 करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हमारा वो वहम भी खत्म हो जाता है जो हमने सुना था कि वर्क डन 0 हो जाता है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो ना। नॉन कंजर्वेटिव पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहां से घूमकर यहां आ गया, यानी मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन फिर भी मेरा वर्क डन यहां पे होगा, क्योंकि वर्क डन खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, नेचर ऑफ पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ पाथ, तो मैं इस पाथ पे चल के गया हूं तो वर्क डन इस केस में 0 नहीं होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन 0 नहीं होता, स्टिल इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो, स्टिल डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो वर्क डन 0 हो, ऐसा कंडीशन नॉन कंजर्वेटिव पे नहीं होती। एग्जांपल क्या है इसका, फ्रिक्शनल फोर्स। अब सुनिए, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है हाफ पी स्क्वायर बाय एम, ये रिलेशन होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में और लीनियर मोमेंटम में। यानी हमारा जो वहम है कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट ऑलवेज। अगर किसी क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया गया है, किसी क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम बोला गया है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली हो जाएगी उस केस में। सपोज एक एग्जांपल है, मैं आपसे कह रहा हूं दो गाड़ी है, एक लाइट गाड़ी है और एक हैवी गाड़ी है, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो आप यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, सॉरी, आप यहां काइनेटिक एनर्जी यूज करोगे हाफ पी स्क्वायर बाय एम। लीनियर मोमेंटम सेम है दोनों का,
तो काइनेटिक एनर्जी मास पे कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हैवी बॉडी। यानी और अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात ना करता, मैं कहता दो बॉडीज हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो उस केस में आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी हैवी बॉडीज की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइट बॉडी। दैट होल थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास अगर लीनियर मोमेंटम गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी। परसेंटेज चेंज निकालनी हो इसी क्वेश्चन में, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज की परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी, तो आपके पास फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का 10% इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा? कितना चेंज आएगा? तो आप क्या करने वाले हो? बिफोर आफ्टर। पहले लीनियर मोमेंटम था P, अब लीनियर मोमेंटम आपने 10% इंक्रीज कर दिया, तो अब लीनियर मोमेंटम हो गया 11p अपॉन 10, 11p अपॉन 10। मास तो सेम है, तो परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में कितना आया? तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी का, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम डिवाइड बाय हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम इंटू 100। हाफ कॉमन लेके क्या हो गया जी? कैंसिल। मास कॉमन लेके क्या हो गया? कैंसिल। P2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 11p अपॉन 10 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इंटू 100। जब मैं p स्क्वायर कॉमन लूंगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 100 माइनस 1, नीचे तो 1 ही बचा है, इंटू 100। तो एलसीएम आ गया 121 में से 100 गए 21, 21 बटे 100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, 21% आ गया। तो एक थोड़ा सा मैंने आपको ये दिखा दिया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज चेंज का तो ये करते हैं। आगे देखिए, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग स्टिफ होगी, टाइट स्प्रिंग होगी। के की वैल्यू जितनी कम होगी स्प्रिंग लूज होगी, लूज स्प्रिंग होगी। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट याद कर लो, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग के वाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है इसलिए माइनस किसके अपोजिट के? ये स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को इस तरफ खींच रहा हूं वाई, तो स्प्रिंग को वापस लाने वाली फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इसलिए मैंने यहां पे प्लेस कर दिया माइनस। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर। इन केस आपको पोटेंशियल एनर्जी ऐसी दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, कुछ इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, तो आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, 3 2 जा 6x माइनस 2 डिफरेंशिएट करके आ गया। फोर्स आप निकाल सकते हो माइनस डी यू बाय डी एक्स। बता रहा हूं, अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स की टर्म्स में दे रखी हो तो उसे डिफरेंशिएट कर देना, उसके आगे माइनस लगा देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी? फोर्स। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो यही, तो यानी इसकी फोर्स को क्या रख देना? जीरो, यानी माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हम फास्ट फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं भैया, बुलेट ट्रेन है, 4 मई की तैयारी है 2025 की, 26 की नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं कंसेप्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पढ़ते जाना है, बल्कि इसे भी 2x पे देखो, फायदे में रहोगे। आगे चलते हैं। आगे कंसेप्ट अपने पास क्या आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गई, ये बता दिया मैंने आपको कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करती है।
पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके क्या आता है, माइनस लगा के फोर्स बन जाता है, ये बता दिया, ग्राफ बता दिया, वर्क को एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम। अब मैं आपको बताता हूं एक वर्टिकल लूप का भी अच्छा खासा यूज होता है। देखो अगर कोई बॉडी मोशन इन वर्टिकल लूप है, बॉडी गोल गोल घूम रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, आपने एक रस्सी से पत्थर बांधा और आप हो गए तलाइवा, ऑल द रजनी फैंस तलाइवा, जस्ट बिगिन द डांस तलाइवा, तो आपने ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो इस जगह कितनी वेलोसिटी हो गई कि ये पूरा घूम जाए। देखो अब इसका ना एक बड़ा प्यारा एक कंसेप्ट है। सर मेरे को एक बुक दे दोगे, पास कर दोगे सर, वो वाली दे दो भाई, हम क्यों ब्रांड एंडोर्स करें कोई। देखो इस जगह ये बुक है मेरे हाथ में, इस बुक को देखो, चिपकी हुई नहीं है भैया, चिपकी हुई नहीं है, इस बुक को मैं घुमाऊंगा, ठीक है, और बुक को धीरे से घुमाऊंगा तो ये बुक गिर जाएगी, देखो गिर गई। अब मुझे क्या करना है, इस बुक को इतनी तेजी से घुमाना है कि गिरे ना। देख रहे हो ये भाई, देखो भाई, नहीं चिपकी भी नहीं है भाई, चिपकी भी नहीं है, ठीक है। इस बुक को मैं इतनी तेजी से घुमा रहा हूं कि गिर नहीं रही। क्या कह रहे हो, गिर गई भाई, धीरे थी, ठीक है। तो बुक को मैं इतनी तेजी से घुमा रहा हूं कि गिरे ना। तो हमारे पास कंसेप्ट ये है कि इस जगह वेलोसिटी कितनी हो लोअर पॉइंट पे कि ये पूरा लूप करके आ जाए, ठीक है। इस जगह वेलोसिटी कितनी हो, इस जगह वेलोसिटी कितनी हो। तो याद रखो लोअर पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए 5 rg, r इज रेडियस ऑफ लूप। इस जगह हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी होनी चाहिए √3rg, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए √rg। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन लूप is √5rg at lowest point, √3rg at horizontal level and √rg at the topmost point. टॉपमोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है इसमें, 0, यहां पे टेंशन होती है 3 mg और यहां पे टेंशन होती है 6 mg। याद रखना, वैसे तो पूरे साल भर का जब बैच करते हैं तो हम निकाल के दिखाते हैं आता कैसे, ठीक है, लेकिन अभी आपको टाइम बचाना है तो आप ये ध्यान रखना, वर्टिकल वी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। चलिए आगे देख लीजिए, कोलिजन। कोलिजन, दो बॉडीज टकरा रही हैं, वो कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, जब टक्कर के बाद बॉडी वापस आ जाए, बाउंस बैक कर जाए, इलास्टिक। जैसे मैंने बॉल दीवार पे फेंक के मारी, वापस आ गई, दैट इज इलास्टिक, ठीक है। आगे एक स्कूटर जा रहा था, ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी तो स्कूटर भी आगे गया, ट्रक भी आगे चला गया, वो इनइलास्टिक कोलिजन है। मैंने किसी को, देखिए मैंने दीवार पे मिट्टी फेंक के मारी, मिट्टी दीवार से चिपक गई, वो है इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि टक्कर के बाद वो पीछे नहीं आई। जब कोई बॉडी टक्कर के बाद पीछे आ जाए इलास्टिक, पीछे ना आए इनइलास्टिक। इलास्टिक में भी सेम रफ्तार से पीछे आ जाए, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड से वापस आ गई, तो वो इलास्टिक है। वैसे कुछ ना कुछ लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो सेम स्पीड से नहीं आती, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक क्या है, सेम स्पीड से वापस आ जाए। और इनइलास्टिक का क्या है, वापस ना आए, आगे ही जाए। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है कि टक्कर के बाद दोनों की रफ्तार सेम हो जाए। देखो मैंने क्या बोला, इलास्टिक में बॉडी टकराने के बाद वापस आ जाए, यह है इलास्टिक। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टक्कर से पहले ऐसे जा रही थी दोनों, ऐसे, और टक्कर के बाद ऐसे, यह है क्या, इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कि देखो ये दीवार है, बॉल गई 5 की रफ्तार से और टकरा के वापस आ गई -5, माइनस इसलिए क्यों, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक में बॉडी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन भी दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है, ये हो गई इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कि टक्कर के बाद दोनों चिपक जाएं, यानी दोनों की रफ्तार सेम हो जाए। जैसे आप च्युइंगम खा रहे हो, आपने च्युइंगम खाते खाते फेंक के मारी अपने दोस्त के, उसके सिर पे चिपक गई, तो टक्कर के बाद च्युइंगम और उसके सिर की रफ्तार सेम हो गई। क्या कह रहे हो, आथू था, मैं क्या करूं, ठीक है। जैसे गांव में आप गए हो
तो उपले बनाए जाते हैं, उपले बनाने के लिए गोबर लेते हैं, फेंक के मारते हैं दीवार पे, ठीक है, वो चिपक जाता है दीवार से, तो टक्कर के बाद दीवार और उपले की रफ्तार हो गई सेम, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे आपके पैर में कीचड़ लग गया भाई, अरे लग गया यार, कहीं लग गया बारिश वारिश में लग गया कीचड़, आपने पैर झाड़ा, तो जैसे ही आपने पैर झाड़ा वो कीचड़ आपके दोस्त के मुंह पे जाके चिपक गया, सॉरी, वो भी क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल दे दिए, अब एक गंदा एग्जांपल दे देता हूं मैं। सामने बस जा रही थी, आपके हाथ में मैग्नेट थी, आपने फेंक के मारी, मैग्नेट चिपक गई किससे, बस से, तो वो कौन सा एग्जांपल हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, टक्कर के बाद दोनों की रफ्तार क्या होती है, सेम हो जाती है, टक्कर के बाद दोनों की रफ्तार क्या हो जाती है, सेम। प्रॉपर्टीज, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है, टोटल एनर्जी भी सेम रहती है, यह है क्या, इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी भी सेम रहती है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, नॉट कंजर्व। ये इनइलास्टिक के एग्जांपल हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में मदद करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है हमारे पास 21 12, ऐसे याद कर लो 21 12। V2 और V1 टक्कर के बाद पहली बॉडी, देखो पहली बॉडी की रफ्तार थी U1 पहले, U2 टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद रफ्तार हो गई V1 V2, तो V2 माइनस V1 टक्कर के बाद की रफ्तार है, और U1 माइनस U2 टक्कर से पहले की रफ्तार है, तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये होता है यूनिटलेस। जी हां दोस्तों, ये यूनिटलेस होता है। अब सुनिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ई आपको बताना है कि क्या होता है, ई होता है 1। कैसे, देखो इलास्टिक कोलिजन होता है टकरा के वापस आ जाना, और परफेक्टली इलास्टिक होता है सेम रफ्तार से वापस आ जाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 5 के बाद -5। लेकिन ये जो दीवार है इसकी रफ्तार पहले भी 0 थी और टक्कर के बाद भी क्या है, 0, और बॉल की रफ्तार पहले 5 थी, अब बॉल की रफ्तार है -5, तो आप 21 12 में रख दो। V2 की जगह क्या रखा आपने, 0, V1 की जगह आपने क्या रखा, -5, U1 की जगह क्या रखा, 5, U2 की जगह आपने क्या रख दिया, 0, तो ऊपर 5 नीचे 5, आंसर क्या आ गया, 1। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ध्यान दीजिएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू आती है 0। कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों बॉडीज चिपक जाती हैं, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। तो फॉर्मूला अपने पास 21 12 है, 21 12 लगाया आपने, V2 की जगह आपने क्या रख दिया, V1 V2 बराबर है, कैंसिल होके ई कितना आ गया, 0 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब सुनिए, परफेक्ट, देखिए आपके पास 1 डायमेंशन का कोलिजन है, कोलिजन 1 डायमेंशन का मतलब जहां टक्कर एक ही डायरेक्शन में चलती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो टक्कर के बाद इलास्टिक कोलिजन है, टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इसकी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ याद करने की, आपको आराम से याद आ जाएगा। V1 M1 प्लस M2 प्लस M1 प्लस M2, सही है। V2 M1 प्लस M2, जो दो बॉडीज टकरा रही है उनके मास लिख दो नीचे प्लस करके, M1 प्लस M2, ऊपर क्या लिखोगे, किसका निकाल रहे हो, V1 का, तो V1 को रिस्पेक्ट दो, मतलब M1 में से M2 माइनस करो इंटू U1। जब V1 निकाल रहे हो तो 1 को रिस्पेक्ट दो, यहां क्या निकाल रहे हो, V2, तो 2 को रिस्पेक्ट दो, M2 माइनस M1 U2, ठीक है। अब 1 को रिस्पेक्ट दे दिया तो 2 को भूलो मत यार, 2 को भी लिखो कुछ, तो 2 को लिख देना 2M2 U2। अब 2 को रिस्पेक्ट दे दिया तो 1 को मत भूलो, तो क्या लिख दो, 2M1 U1। तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इतने बड़े फॉर्मूले को अगर आप छोटा याद करने का तरीका बनाना चाहते हैं तो देखो कितना आसान है। कैसे बनाया V1 का, बोलो एक बार फिर, M1 प्लस M2 प्लस
m1 प्लस m2 बिल्कुल सही है। अब आप v1 को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो m1 माइनस m2 u1, लेकिन किसको नहीं भूलना, 2 को, तो 2m2 u2 बन गया। अगर दो, एक स्पेशल केस, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दो आइडेंटिकल जिनका मास सेम है, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब m1 बराबर किसके है, m2 के, तो और पहली बॉडी की रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बॉडी की रफ्तार है -5 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों टकरा जाती है तो फाइनल रफ्तार इनकी क्या होगी, तो डायरेक्ट बता रहा हूं, इतना बड़ा फॉर्मूला मत लगाना, फॉर्मूले से भी वही आएगा जो डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर आइडेंटिकल बॉडीज है मतलब मास सेम है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, वेलोसिटी, यानी v1 बन जाएगा अपने पास 5 माइनस का और v2 बन जाएगा 3 प्लस का। इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है अगर आइडेंटिकल बॉडीज टकराती है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में इलास्टिक करती है, तो ये चेंज आ जाती है। तो अभी हमने इस चैप्टर में, अभी हमने वर्क एनर्जी पावर में सारी चीजें देख ली, ठीक है, आराम से रिवाइज कर लो वर्क एनर्जी पावर। यार वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक वाइक कर दिया करो प्लीज, लाइक उतने नहीं आते जितने व्यूज होते हैं, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में लिख दिया करो जो जो वीडियो को देख के डन करता है, अपना नाम जरूर लिख दिया करो, ठीक है, प्लीज इस चीज को फॉलो करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चैनल के सपोर्ट के लिए, और सब्सक्राइब प्लीज करके जाइए भाई, सब्सक्राइब सिर्फ एक सिंगल बटन है, कर दीजिए ना। चलिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, ओके देन।